लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था कल की क्लास का? लास्ट कौन सा था? अच्छा, CS3 के साथ NO2 था। मीसोमेरिक इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन अभी बताएंगे। मीसोमेरिक इफेक्ट का एक एग्जांपल और कर लो, आया हुआ है। OH के साथ NO2 लगा दिया है 3 पोजीशन पे, ये करा चुके हैं। ये वाला एग्जांपल कराया था कल की क्लास में, कराया था। एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी डिस्कस करी थी। अच्छा, तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बताई थी? कहाँ है? मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं पे भी नहीं है कल के उसमें तो। एसिडिक स्ट्रेंथ में कराया तो क्लास क्लास में तो दिख नहीं रहा। ये तो CS3 के साथ है, OH के साथ है NO2। हाँ, तो यही तो पूछ रही हूँ। OH के साथ NO2 लगा दो ऑर्थो मेटा पैरा पे, और एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। OH के साथ NO2 लगा रहे हैं कहाँ कहाँ पे? ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे। क्या लगता है आपको? क्या लगता है क्या होगा? हाँ, NO2 का -M, OH को कॉमन लेते हुए NO2 का -M इफेक्ट देख लो। और कहीं पे -I भी लग सकता है। C की सबसे ज्यादा होगी। अच्छा। हम्म, यही स्पेशल चीज है। ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो, ए में एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है आपने, जो भी बता दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। एसिडिक स्ट्रेंथ अपने को बतानी है, तो देखिए यहाँ पे NO2 -M की तरह तो सभी जगह काम कर रहा है ना। यहाँ पे -M की तरह नहीं काम करेगा, क्योंकि मेटा मेटा पे क्या लगेगा? -I लगेगा। यहाँ पे भी -I लग रहा है, यहाँ पे केवल -I है, और यहाँ पे -M इफेक्ट है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला जो केस है, फर्स्ट वाले केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? H जो होगा वो ट्रैप हो जाएगा। H अगर बॉन्ड में बन गया, एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड में बन गया, तो उस H को निकलना क्या होगा? टफ होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा उसको निकलना। ये ऑर्थो में क्या हो जाएगी? यहाँ पे OH है मान लो, और यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप है। ठीक है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसको भी ले सकते हो। H बॉन्डिंग हो जाएगी, तो H बॉन्डिंग अगर हो गई तो H+ का निकलना क्या होगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। H+ का इजेक्शन डिफिकल्ट होगा, तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डाउन हो जाएगी। ठीक है,
अब सोचने की बात है कि कितनी डाउन होगी, मेटा से भी डाउन होगी क्या, या पैरा से ही डाउन होगी। तो इतना तो समझ में आ गया कि जो पैरा वाला है उसका ज्यादा होगा। इसके बाद हम मेटा को रखें या ऑर्थो को रखें। मेटा में क्या है कि माइनस आई इफेक्ट लग रहा है केवल, तो माइनस आई इफेक्ट काफी ही कम होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमको किसको रखना है, ऑर्थो को रखना है, और फिर यहाँ पे किसको रखना है हमने, मेटा को। ठीक है, तो इसका हाँ, अरे बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंबाइंड हो गया है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक वीक टाइप का बॉन्ड होता है ना, पैरा के कंपैरिजन में कम हो गया, पैरा के कंपैरिजन में ये चीज कम हो गई। और मेटा में पॉसिबिलिटी बहुत कम क्यों है, क्योंकि कौन सा ग्रुप है, मतलब माइनस आई से इतना इंक्रीज तो नहीं होगा। ठीक है, ये कब पूछा है इन्होंने, 97 में तो CS3 वाले को पूछा था, इसको भी किसी में तो पूछा है। चलो, डिस्टेंस का, डिस्टेंस लगाते तुम, डिस्टेंस किस में लगाते हैं, डिस्टेंस एम इफेक्ट में नहीं लगाते हैं, डिस्टेंस आई में लगाते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो केवल एक ही में लग रहा है ना, मेटा में ही लग रहा है। डोमिनेटिंग लग तो इसमें भी रहे हैं, लेकिन मेटा वाले में ही हम इसको मेजर वे में, सॉरी, जिसमें मेटा नहीं है उसी में हम लोग देख रहे हैं। मेटा वाले में तो मेटा डोमिनेट करता है, तो आई को नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग, है ना। तो 2-3 इंडक्टिव वाले होते हैं तो उनको कंपेयर करते हैं। अब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है रेजोनेंस दिख रहा है, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, या पाई सिग्मा पाई की कंडीशन दिख रही है, या पाई सिग्मा और एम्प्टी पी ऑर्बिटल दिख रहा है, या पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ऐसी कंडीशन को रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन की कंडीशन बोलते हैं। यहाँ कॉन्जुगेशन होगा, वहाँ रेजोनेंस देखने को मिलता है। अगर साइड में कोई ग्रुप लग जाता है जो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा हो या पुल कर रहा हो, तो वहाँ पे उसी इफेक्ट को हम लोग मीसोमेरिक इफेक्ट कह देते थे। ये है इसी कुछ उसी तरीके का है, पर थोड़ा डिफरेंट है। इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसको बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। मतलब ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट है क्या जहाँ पे रेजोनेंस लाइक फिनोमेना आपको दिखाई देगा, और कोई प्लेस ऐसी होगी जहाँ पे बॉन्ड नहीं बना हुआ होगा। ठीक है, ये भी क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है। इसकी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। अगर कहीं पे हाइपर कंजुगेशन दिखाई दे रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी। बेकर एंड नाथन साइंटिस्ट का नाम था, इन लोगों ने इस पे काम किया था, इसलिए इसको बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो ये तो नाम ही हो गए। अब समझते हैं कि होगा क्या क्या, कहाँ कहाँ पे देखने को हमको मिल सकता है। देखने को हमको मिलेगा, एल्कीन में देखने को मिल सकता है हमको, जहां पे फ्री रेडिकल बनेगा वहां पे हमको देखने को मिल सकता है, जहां पे कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, वहां पे देखने को मिल सकता है। और कार्बन आयन में नहीं मिलेगा, कोई कोई स्पेशल केसेस में मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में
मिल सकता है। बाकी वैसे जो कार्बन नेगेटिव चार्ज वाला वहां पे देखने को ये वाला इफेक्ट नहीं मिलता। कहाँ कहाँ मिलेगा? कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में, एल्कीन में। ठीक है क्या? हाइपर कंजुगेशन में क्या होगा? जैसे मान लो कि ये है अपना एक स्ट्रक्चर, ये है ठीक। एक स्ट्रक्चर मान लो ये है, पांच वाले ले लिए, एक स्ट्रक्चर ये है ठीक। मान लो इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो। कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा? कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? मान लो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये स्पीसीज क्या बन गई? कार्बोकेटाइन। अच्छा, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं ये मालूम है सबको? कैसे बनते हैं? इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? कार्बोकेटाइन कैसे बनता है? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा देखो, बॉन्ड की अगर ब्रेकिंग की बात करो, या जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज, तो बॉन्ड का क्लीवेज मेजर वे में हम लोग दो तरीके का देखते हैं। एक को बोलते हैं होमोलिटिक, और दूसरा जो क्लीवेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक। पहले को बोलते हैं होमोलिटिक, दूसरे को क्या बोलते हैं? हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक का मतलब, होमो का मतलब होता है सेम। कोई बॉन्ड बना हुआ है, उसमें दोनों क्या करें? अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जाएं। कोई बॉन्ड बना हुआ है, उसमें दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जाएं। जैसे मान लो ये इथेन का स्ट्रक्चर है, सपोज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये वाला जो बीच वाला बॉन्ड है, जो कार्बन और कार्बन के बीच में है, अगर इसको आप देखो, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अगर अलग हो जाएं, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको लेके अलग हो जाए, ये इसको लेके अलग हो जाए, तो ऐसे बॉन्ड ब्रेकिंग को बोलते हैं होमोलिटिक फिशन। मतलब बॉन्ड जो बना हुआ था उसमें जिसका जो इलेक्ट्रॉन था उसको लेकर के वो सेपरेट आउट हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या फॉर्म होता है? ऐसे केसेस में बनते हैं फ्री रेडिकल। डॉट से शो करते हैं इनको, और क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ गया तो इसको बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, और ये भी एक मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। दो फ्री रेडिकल बन गए। किस प्रोसेस से बने? होमोलिसिस से। क्यों CH4 क्यों लिखना है? इथेन को मीथेन क्यों लिखना है? हाँ, तो हाइड्रोजन तो नहीं लिया ना, हाइड्रोजन कहाँ है उसके पास? एक इलेक्ट्रॉन लेकर के गया ये वाले बीच वाले को, अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। हाँ, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तभी तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। फ्री रेडिकल को बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं इनको? रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन जब शुरू होता है तो ये स्पीसीज क्रिएट होती हैं, है ना। होमोलिटिक जो फिशन होता है, ये इससे क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। किस किस कंडीशन में बनते हैं, कहाँ कहाँ पे फ्री रेडिकल हम देख सकते हैं? उसके लिए याद रखो हेल्पर। क्या याद रखना है? वर्ड हेल्पर। हेल्पर वर्ड का क्या मीनिंग है? हेल्पर वर्ड का क्या मीनिंग है? यहीं पे बताएं।
हेल्पर की अगर बात करो तो क्या क्या सिचुएशन है जब फ्री रेडिकल बनेगा? पहला है हीट। अगर रिएक्शन में हीट दी जा रही हो तो फ्री रेडिकल बनने के चांसेस हैं, हाई हीट दे रहे हो। दूसरा है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है, वहां पे बनते हैं फ्री रेडिकल। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। फिर लाइट, अभी हेलो एल्केन हेलो एरीन में हम लोग पढ़ेंगे लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। लाइट में आपको जैसे रिएक्शन के ऊपर यूवी लाइट लिखा हो, ठीक है, रिएक्शन के ऊपर एच न्यू लिखा हुआ हो, सनलाइट, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस में क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। पी फॉर प्रेशर नहीं होता है, पी फॉर कुछ और होता है। ई फॉर एनर्जी दी जा रही हो हाई, आर फॉर रेडिएशन, पी फॉर कुछ और होता है। नहीं, हाई प्रेशर में नहीं, पी फॉर बता दूंगी, अभी नहीं याद आ रहा। तो होमोलिटिक फिशन से क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनने वाला है। दूसरा कौन सा फिशन है? हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक से आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो कार्बन के ऊपर आएंगे, तो उसको कार्बन आयन या कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बोनियम आयन ये बोलेंगे, है ना। तो हेट्रोलिटिक में क्या होगा? जैसे मान लो ये था CH3Cl मॉलिक्यूल था, है ना। तो कार्बन के बॉन्डिंग कैसे है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl। अब ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, CCl बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, ठीक है, CCl बॉन्ड ब्रेक हो और Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके तो जाए ही जाए, ये भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, मतलब पूरा का पूरा लेके चला जाए बॉन्ड। अपने तो ले गया, तो अपने को ही ले जाएगा तो चार्ज नहीं आता उसके ऊपर। इसके भी लेके चला गया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? CH3 के ऊपर पॉजिटिव। कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन, या इसी को बोलते हैं कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन। इसका जस्ट अपोजिट हो जाए, अगर कार्बन लेके चला जाए तो क्या होगा? अगर कार्बन लेके चला जाए किसी केस में, ये है, ठीक है। मान लो इस कंडीशन में ये जो बीच वाला कार्बन है, ये क्या करे? बीच वाला कार्बन इसके ये जो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इसको लेकर के सेपरेट आउट हो जाए, ठीक है। तो H पे क्या आ जाएगा? H पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि जिसको लॉस हुआ उस पे क्या आता है? पॉजिटिव। इसका H का ये इलेक्ट्रॉन था, इसको भी लेकर के कार्बन अलग हो गए, तो अब कार्बन पे क्या आ जाएगा? कार्बन को बेनिफिट हो गया, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? माइनस। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन आयन या कार्बन आयन बोल दो। कार्बन आयन और कार्ब एनायन, बात एक ही। तो ये दोनों किससे बने? हेट्रोलिटिक फिशन से। अब आ जाते हैं हम लोग अपने किस पे? हाइपर कंजुगेशन पे आ जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि कार्बोकेटायन में दिखाई देगा, फ्री रेडिकल में दिखाई देगा और एल्कीन में दिखाई देगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कार्बोकेटायन में। कार्बोकेटायन में हम लोग क्या देख रहे हैं? हाइपर कंजुगेशन, ठीक। इसमें कंडीशन क्या है हाइपर कंजुगेशन के लिए? कि जो पॉजिटिव वाला कार्बन है, कार्बोकेटायन है, या जो कार्बन फ्री रेडिकल है, या जो आपका
डबल बॉन्ड वाला एल्कीन है, उसके साथ जो अल्फा कार्बन अटैच हो, क्या अटैच हो, अल्फा कार्बन, उसके जस्ट एडजेसेंट में जो कार्बन होगा उसको बोला जाएगा अल्फा कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन होगा उसको बोला जाएगा अल्फा कार्बन, किसी भी स्ट्रक्चर में इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, जो जस्ट अटैच होगा पॉजिटिव पे या फ्री रेडिकल पे या आपका डबल बॉन्ड के साथ, उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वही जाता है आपका हाइपर कंजुगेशन में। मतलब कोई स्ट्रक्चर जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वहां पे हाइपर कंजुगेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। कैसे होगा, ये है पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला ये कैटायन है, कार्बोकैटायन। अब इसके साथ ये एक अल्फा कार्बन है और ये भी क्या है, एक अल्फा, इधर तो हाइड्रोजन है, बगल वाले क्या होते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो H होगा यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव साइट बनी हुई है, यहाँ पे क्या बनी हुई है, पॉजिटिव साइट, ये 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे मान लीजिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइट होती है, इसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन वाला ये जो पूरा बॉन्ड है, ये बॉन्ड पूरा कहाँ चला आता है, इधर चला आता है, ठीक। अब इस कार्बन की अगर बात करो तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपके, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक तो इसी कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो बॉन्ड तो बन गया और इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये जब इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका H+, क्या बन जाएगा H+। तो ये स्पीसीज हमें कैसी दिखाई देगी, ये ऐसे का ऐसे, यहाँ पे इसके पास में ये बन गया H+ और ये यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड CH CH3, देख पा रहे हैं। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, H ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ दिए ना, अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो दे दिया, H+ यहीं पेरीफेरी में घूमता रहेगा। अच्छा ये ऐसा रेजोन, ऐसा नहीं है कि H+ फ्री हो गया, जैसे एसिड H+ को फ्री कर देते हैं और कोई लेके इनको चला जाए, नहीं, ये H+ क्या होता है, आसपास ही रहता है, यहीं पेरीफेरी में रहेगा, इसीलिए रेजोनेंस है। रेजोनेंस अगर वर्ड यूज करना है मतलब एटम लॉस नहीं होंगे, एटम तो वहीं रहेंगे। तो यहाँ पे H+ है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है फिर भी ये अटैच है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, इसलिए क्या बोला, रेजोनेंस, इसीलिए क्या बोलेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस। बात क्लियर है। तो इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे इसको, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। अब कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके, अगर हम देखें तो जितने अल्फा H होंगे बारी बारी से सब बन जाएंगे। इस पे जैसे एक H एक बार हुआ, अब जब इसको होना होगा तो ये बॉन्ड से अटैच रहेगा, यहाँ पे H+ आ जाएगा, फिर इसको होना होगा तो ये H+ आ जाएगा, ये ऐसे के ऐसे अटैच रहेंगे। तो पूरे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन सकते हैं अगर हम लोग देखें तो, एक ये बन गया, दूसरा इसकी वजह से, तीसरा इसकी वजह से, चौथा इसकी वजह से, पांचवा, छठा, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। जैसे अगला बनाओ तो कैसे बनेगा, इसको अटैच करा दो, यहाँ पे H+ कर दो, इसको अटैच करा दो और यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड, इसके बाद क्या था, CH CH3, ये दूसरा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। तीसरा बनाना है तो इसको अटैच करा दो, यहां बन जाएगा। ऐसे आपके 6 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, यस और नो। ये तीसरा बन गया, इसी तरीके से आपके 4th 5th एंड 6th बन जाएंगे। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर पॉसिबल है।
तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। अच्छा, जितने स्ट्रक्चर बनेंगे, जैसे रेजोनेंस में होता है, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ एच स्ट्रक्चर, अगर एच स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने, ये अगर बढ़ता है तो क्या होगा आपका? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। और इनका नंबर कितना होता है? कितने बन सकते हैं? जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। जितने अल्फा हाइड्रोजन हैं उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है। और उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे अगर ये ले लो आप, इसके ऊपर कितने हाइपर कंजुगेट, इसके कितने बनेंगे? कितने अल्फा एच है इसमें? ये कार्बोकेटाइन है, इसके बगल वाले कार्बन सब अल्फा हो गए, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 9 एच स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है। अगर ये वाला कर दो जो अभी लिया था, तो इसमें कितने हैं भाई? ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपके 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। CH3 CH2 ले लो, ये पॉजिटिव वाला, ये अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी कितने होंगे? 3। CH3 प्लस ले लो तो 0, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है यहाँ पे, तो अगल बगल में कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। बात समझ में आई? तो ऐसे अगर कंपेयर कर रहा हूं तो कर लेंगे। ये कार्बोकेटाइन का केस था, इसीलिए अगर इस कार्बोकेटाइन को देखो तो ये कैसा कार्बोकेटाइन है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। अगर इसको देखो तो ये कैसा है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और इसको ये कैसा है? 1 डिग्री। इसको भी 1 डिग्री ही बोलोगे, है ना? तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में कौन आ गया? मिथाइल। सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसकी बेसिस पे हमने बताया? हाइपर कंजुगेशन। ठीक। अब देखो फ्री रेडिकल में कैसे बना सकते हैं। आपके पास ये फ्री रेडिकल है, इसमें कैसे सोच सकते हो? वही तो मैं पूछ रही हूँ। ठंड लग रही है? वो फैन ऑफ कर दो। कैसे हो सकता है इसमें? स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? हाँ, अल्फा तो वही है, तो उसी पे बनेगा। कैसे बनेगा?
कॉपी में बना के देखिए, बना पा रहे हैं सब लोग? बनाइए फ्री रेडिकल का, उसी तरीके का प्रोसेस फॉलो करने की कोशिश कीजिए। फ्री रेडिकल का कैसे बनेगा? सारांश, आपको क्या कोई प्रॉब्लम है? हम्म, कोई दिक्कत है? फिर H प्लस की जगह क्या आ जाएगा? H आएगा, फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल बनेगा। जब फ्री रेडिकल का केस होता है तो क्या बनता है? फ्री रेडिकल। तो कैसे सोच सकते हैं इसको? देखो, ये जो कार्बन है इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फ्री रेडिकल कैसी स्पीसीज होती है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं। फ्री रेडिकल वाला जो भी कार्बन होगा उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। हाँ, देखो ये कार्बन है, अल्फा वाला है ना, ये है अल्फा वाला कार्बन, ये क्या है अपना? फ्री रेडिकल। इसके पास एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक। ये क्या करेगा? ये अपना लेकर के अलग हो जाएगा। फ्री रेडिकल जब बनता है तो ऐसे एरो से दिखाते हैं, ऐसे छोटू सा ऐसा, ऐसा एरो है ना। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, H फ्री रेडिकल बन जाएगा। और इस कार्बन को क्या मिल गया? इधर आ गया एक इलेक्ट्रॉन। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 2 की जरूरत होती है। तो ये इस तरफ मूव किया और ये वाला इस तरफ। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बन गया? H तो फ्री रेडिकल बन गया। एक H तो यहाँ पे किससे अटैच है? कार्बन से। ये वाला H भी ऐसे का ऐसे अटैच है। यहाँ पे जो 2 ये थे ये मिल करके क्या बना लिए? ये और ये मिल करके क्या बना लेंगे? एक बॉन्ड बना लेंगे, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पे क्या आ गया? CH2। ये क्या बन गया? पहला हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा बनाना है तो दूसरा भी बन जाएगा, सेम प्रोसेस रहेगा ना। जो फ्री रेडिकल है वो तो बॉन्ड से जुड़ेगा नहीं, उसके अलावा वालों को जोड़ दो। बना लो जल्दी से कॉपी में। बना लिया? पक्का? ये दूसरा बन गया। तीसरा बनाना हो तो कुछ खास बात ऐसी नहीं है, प्रोसेस समझ में आ गया तो बना ले। तो यहाँ पे कितने बन गए? 3 अल्फा। 3 अल्फा हाइड्रोजन थे तो क्या बन गए? 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, है ना। तो फ्री रेडिकल में भी अगर 3 डिग्री वाला ले लो, 2 डिग्री वाला ले लो, 1 डिग्री वाला ले लो, मिथाइल ले लो, तो वही ऑर्डर आता है। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम होता है, कार्बेनाइन का जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी हम देखें ऐसे हाँ बोलिए। फ्री रेडिकल, हाँ ये इस कार्बन पे था, इसका, हाँ हाँ अल्फा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है या जिस पे फ्री रेडिकल है या जिस पे डबल बॉन्ड है उसके जस्ट बगल वाला एडजेसेंट वाला होता है अल्फा, ठीक है।
तो इसमें भी अगर ये 3 डिग्री है तो यहाँ कितने बन जाएंगे? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 9 बन जाएंगे। ये 2 डिग्री है तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे आपके? 6। 1 डिग्री में जो इथाइल होगा उसमें कितने बनेंगे? 3। और जो मिथाइल होगा उसमें बनेंगे, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं यहाँ पे? 9, क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हो गए? 6, क्योंकि 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन? 3। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आपके 3, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। यहाँ पे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 0, क्योंकि अल्फा H क्या है? 0। ठीक है। और जहां पे जितने स्ट्रक्चर बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी ये हो गया। तो हाइपर कंजुगेशन की बेसिस पे हमने फ्री रेडिकल और आपका सबकी स्टेबिलिटी को क्या कर दिया? कार्बोकेटाइन की भी स्टेबिलिटी को बता दिया। अब एक क्वेश्चन करो। स्ट्रक्चर्स बताने कि कितने बनेंगे। नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आराम से सोचो फिर बताओ, हमको जल्दी नहीं है। कान में दर्द हो रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे? यहाँ तक तो आता ही नहीं है मेरे। अभी ठीक है? बोलो। ये खींचता है। कौन बोल रहा है 5? कौन बोल रहा है 6? 5। तुम किसके साथ हो? मेजॉरिटी? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं कितने बनेंगे। ऑनलाइन में आज कौन है? हिमांगी है क्या केवल? कितने बनेंगे हिमांग? अच्छा देखो, ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है तो इसके जस्ट बगल वाले कार्बन क्या होंगे आपके? अल्फा। तो ये भी अल्फा हो गया, ये भी जस्ट बगल में, और ये वाला कार्बन भी अल्फा। क्या 3 डिग्री? 3 डिग्री 2 डिग्री मत सोचो ना, इसको सोचो इससे बगल में कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, जस्ट बगल में डायरेक्टली कितने अटैच है इससे? एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बनेंगे इसकी वजह से। यहाँ पे कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन 2, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन को अगर देखो 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब एक डेफिनेटली वहां पे हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे भी क्या है? एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ये वाले स्ट्रक्चर, तो 6 हो गए। हाँ तब 5 होगा। तो क्यों? जब बेंजीन है नहीं तो समझना क्यों? जब बेंजीन है नहीं तो बेंजीन क्यों समझना है? दिख रहा है वो तो सीधे सीधे बॉन्ड है ही नहीं। हेमांग क्लियर हुई बात? बेंजीन होता तो देखो, बेंजीन होता तो यही क्वेश्चन क्या हो जाता?
बेंजीन होता, बेंजीन होता तो 5 हो जाता, क्योंकि ये तो सेम है 3 अल्फा एच, ये भी सेम है 2 अल्फा एच। लेकिन इस कार्बन को अगर देखो, ये भी अल्फा कार्बन है, इस कार्बन को देखो तो 1 2 3 4 बॉन्ड इसने बना लिए हैं। कार्बन 4 ही बॉन्ड तो बनाता है, तो वहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे कितने हो जाते हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 3 + 2 5। तुम लोगों ने ये रिंग का नहीं देखा था क्या, जो 5 5 बोल रहे थे। तो फिर हाँ बोलो। हाँ सुनो, बेंजीन क्या होती है, कहाँ दिक्कत है, सारांश। थोड़ी देर चुप नहीं रहा जाता आपसे। ये है बेंजीन, हेमांग देखिए, ये बेंजीन है। तो इसके जितने भी कार्बन है, सारे कार्बन देखिए कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं सारे के सारे कार्बन। अगर किसी भी हाइड्रोजन को हटा करके ग्रुप लगाओगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा करके ये ग्रुप लगेगा ना, तो हाइड्रोजन को हटा के वो ग्रुप आपने लगा दिया तो बॉन्ड से ही तो जुड़ेगा वो। तो इसका मतलब कार्बन, सारे कार्बन के पास क्या है, 4 बॉन्ड है। तो 4 अगर बॉन्ड है यहाँ पे, इस जिस कार्बन पे भी कोई चीज जुड़ी हुई है वहां पे क्या है आपका, 4 बॉन्ड हो जाएंगे अगर बेंजीन है तो 4 बॉन्ड जब उसके पास ऑलरेडी है तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं उसके पास। ये ठीक है। अब किसका बनाना है, अब किसका बनाना है, एल्कीन का। एल्कीन में क्या देखना है अब, एल्कीन में देखना है हाइपर कंजुगेशन। कोई एल्कीन ले लो, ये एल्कीन है, देख पा रहे हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन का अल्फा कार्बन कौन सा होगा, ये तो ग्रुप हो गया। इसके जस्ट बगल वाला कौन सा हो गया कार्बन, अल्फा कार्बन। तो इसका मतलब इसके हाइड्रोजन को ही जाना है, ठीक है। अब इसके हाइड्रोजन कैसे जाएंगे, ये सोचने वाली बात है, सोचो, पहले अपना दिमाग चलाओ फिर बताएं। पहले कार्बोकैटायन बनेगा, अच्छा फिर हम्म कौन सा, अच्छा और कोई, होना तो ऐसे ही है ना। इतनी बात तो समझ में आ रही कि ये जो हाइड्रोजन है यही करेंगे क्या, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो होता कैसे देखो ध्यान से, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन करी थी हमने, हाँ जाएगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो एडजेसेंट पे डबल डबल बॉन्ड नहीं रहते हैं, तो इसको क्या लगेगा, इनको पड़ेगा पुश, तो ये वाला कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा। तो होगा क्या, ये तो बनेगा H+, ये H ऐसे का ऐसे, ये H ऐसे का ऐसे, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड,
ठीक है। और इस कार्बन को तो कोई नुकसान है नहीं, इसका तो इलेक्ट्रॉन इधर ही आया, इसका एक ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको फायदा हो गया, ये बेनिफिट। तो यहाँ पे डबल की जगह क्या बन जाएगा, सिंगल, और ये कौन सी स्पीसीज बनेगी, माइनस चार्ज वाली। समझ रहे हैं, क्या समझे? डबल बॉन्ड, इधर से एक बॉन्ड गया इधर, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। जब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो इस डबल बॉन्ड को क्या हो गया, अकल आ गई कि अब हम अगल बगल नहीं रह सकते। तो इसने बोला चलो भाई निकल लेते हैं एडजेसेंट में, इधर तो जगह ही नहीं है, इधर वाले तो धक्का दे रहे हैं, तो क्या करें, अब इधर वाले पे जाएं, तो उधर वाले पे चला जाता है, बॉन्ड खत्म हो जाता है। ये क्या बन गया, फर्स्ट। तो कितने बन सकते हैं इसके, तीन ही बनेंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं तो 3 बन जाएंगे, है ना। तो सेकंड बना नहीं रही हूँ, थर्ड बना नहीं रही हूँ। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। ठीक। अब देखो, जैसे हम बोले कि जिस एल्कीन में जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो आपका उतना ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। जिस एल्कीन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे वो हाइपर कॉन्जुगेशन से उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई केस हमको ऐसा मिल जाए जहां पे अल्फा हाइड्रोजन इक्वल आ जाए, तब हम कैसे सोचेंगे। एल्कीन का केस ले रहे हैं और क्या चेक करना है हमको, स्टेबिलिटी चेक करनी है। अभी तक हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे हमने रूल सीखा था क्या, कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है अगर, तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा हो जाएगा और स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये पॉइंट हमने सीख लिया था। लेकिन अगर कहीं पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी सेम हो जाए तब कैसे हमको देखना पड़ेगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो तुम, CH3 CH3 C, ये ले लिया एक एल्कीन, ये है। दूसरी एल्कीन ले लो ये, तीसरी ले लो ये। अब इनको देखो अगर, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको। अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे, जो बॉन्ड है उसके एडजेसेंट जो कार्बन है उन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो ये हमारा रहा बॉन्ड, ये हमारा बॉन्ड है। अब ये अल्फा कार्बन हो गए और ये अल्फा कार्बन, भाई ये भी डायरेक्टली अटैच है, ये भी डायरेक्टली अटैच है, 6 हो गए। यहाँ पे बॉन्ड हो गया ये, तो ये तो हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन और ये वाला अल्फा कार्बन। यहाँ पे भी ये बॉन्ड है और बॉन्ड से अटैच है, एक ही कार्बन पे अटैच है यहाँ पे अल्फा कार्बन दोनों। तो अगर तीनों केस देखो तो यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या आ गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब हम कैसे कंपेयर करें स्टेबिलिटी को, क्योंकि तीनों में 6 वो बन जाएंगे आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेंस वाले। अब ये बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना कि 6 अल्फा हाइड्रोजन है। किसी को नहीं समझ आया हो तो बोल दो। अब क्या देखना है हमको कि अब यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे देखें हम, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम आ गए। ठीक है, तो पहला तो देखते हैं कि अगर एल्कीन ऐसी है जो सिस है और ट्रांस है, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। सिस या ट्रांस है तो ट्रांस आपका ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो इस वाले को, तो ये कौन सा फॉर्म है,
ये आपका फॉर्म कौन सा है, ट्रांस, और यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म है, सिस। तो अगर सेम स्ट्रक्चर है तो सिस और ट्रांस देख लीजिए। सबसे पहली बात तो सिस और ट्रांस में तो कंपेयर हम कर सकते हैं कि ट्रांस क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। सिस और ट्रांस में आपका ट्रांस क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया, किसके कंपैरिजन में, सिस के कंपैरिजन में, है ना। इसका रीजन क्या होता है, सबको समझ आता है। ट्रांस में ये जो सेम ग्रुप होते हैं ये अपोजिट साइड में होते हैं, तो रिपल्शन उतना होगा नहीं, बैलेंस बन जाएगा। और सिस में क्या होते हैं, आपके अपोजिट ग्रुप क्या हो जाते हैं, सेम साइड हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, तो रिपल्शन क्या होगा, आपका ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से अब तीसरे वाले केस को भी कंपेयर करना है। बी और सी में तो पता चल गया कि भाई बी वाले का ज्यादा होगा स्टेबिलिटी, सी की कम होगी, क्योंकि बी क्या है, ट्रांस है, और सी क्या है, सिस है। लेकिन अब पहले वाले केस को देखें, ए वाला, इसमें क्या है, आपके जो 6 के 6 अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या है, एक ही कार्बन पे अटैच है। ये स्ट्रक्चर और वो स्ट्रक्चर सेम नहीं बन गया, ये लास्ट वाला और ये वाला, है भाई। इसका कैसे बनेगा, अभी सही है ना, अभी सही बना है। ये सिस है और ये क्या है, ट्रांस है। ये और वो स्ट्रक्चर तो सेम ही बन गया था। अब देखो यहाँ पे, हाँ फिर से हाँ, आराम से सोच के बोलो, इतनी जल्दी नहीं है, जल्दी है पर इतनी भी नहीं है। तो सेम ही है, एक ही कंपाउंड है, उसी का एक सिस फॉर्मेट है, एक ट्रांस फॉर्मेट है। सारांश है, अभी मास्क के साथ है, अभी विदाउट मास्क हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद सड़क पे। एक ही कंपाउंड है, उसके अलग अलग फॉर्मेट है। अब देखो, अब ये वाले की बात कर लेते हैं। इस पे अल्फा हाइड्रोजन है एक ही कार्बन पे, एक ही कार्बन पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें ना, तो यहाँ पे इस कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे, ये जो ग्रुप हैं दो जो एक साथ लगे हुए हैं, इनका काम करेगा प्लस आई इफेक्ट। क्या काम करेगा, प्लस आई इफेक्ट। और अगर प्लस आई इफेक्ट लगता है तो आप क्या सोचते हो कि क्या होगा, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ जरा, पहले वाले का, पहले वाले का हाइपर कॉन्जुगेटिंग एक स्ट्रक्चर बनाओ। बन गया सबकी कॉपी में, दिखाइए। CH2 पे डबल बॉन्ड कर दिया, H प्लस अलग कर दिया, उस पे माइनस ला दिया। ठीक है, फ्री रेडिकल क्यों बना दिया, फ्री रेडिकल क्यों बना रहे, H प्लस अलग हो गया, ठीक है। सबका बना, क्या था हमारे पास, ये था ना,
ये था ना अपना स्ट्रक्चर। एक एक ही बनाना था। हाँ, कोई सा भी एक बनाने के लिए मैंने बोला। यहां से ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया। यहाँ पे एक H प्लस बन गया, ये क्या बना, H H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे CH2 माइनस, और आपका एक जो कार्बन है इस पे क्या लगेगा, एक और CH3 यहाँ पे अटैच है ना, ये ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो इस पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक। यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH3। अच्छा, CH3 ग्रुप क्या करता है इलेक्ट्रॉन को, CH3 ग्रुप क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को, पुश करेगा या पुल करेगा, पुश करेगा। तो क्या होना चाहिए, चार्ज इस पे बढ़ेगा, किस पे बढ़ेगा, ये वाले पे, माइनस वाले पे बढ़ेगा। माइनस वाले पे अगर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अच्छा, और केस में देखो, अगर ये वाले में बनाते हो तो ये कुछ लोग ठंडे होके बर्फ हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए बंद किया, थोड़ी देर के लिए बंद किया। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, कोई ऐसा इफेक्ट दिखाई दे रहा है आपको सिस ट्रांस में, सिस ट्रांस में कोई ऐसा इफेक्ट आपको दिख रहा है, हम्म, सिस में क्या, सिस में भी प्लस आई ग्रुप दिखाई दे रहा है, और ट्रांस में भी ऐसा दिख रहा है। तो इस फैक्टर को तो हम अलग अलग नहीं कह सकते, कोई और फैक्टर है ऐसा जिसको आप सोच सकते हैं। हम्म हम्म। अच्छा। हम्म, उतना ही कम प्लस आई इफेक्ट। अच्छा। हम्म हम्म हम्म। नहीं, ट्रांस में तो, ट्रांस और सिस में तो ट्रांस की ज्यादा है, और ये वाले में जो ये वाला होता है ना, इसकी ज्यादा होती है स्टेबिलिटी, जिसपे एक ही कार्बन पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वहां पे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। हम्म। पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, एक ही कार्बन पे होने से फर्क क्या पड़ रहा है, यही तो पूछना चाह रही हूँ। स्टेबल वही ज्यादा है, आंसर सबसे ज्यादा उसका ही है, फर्स्ट वाला है। हम्म
हाँ डायरेक्टली ये तो प्लस आई ज्यादा लगेगा, पास में प्लस आई ज्यादा लगता है, दूर होगा तो प्लस आई कम लगेगा। हम्म। लिखो इसके नीचे रूल लिखो, एक रूल। हाँ हाँ। हाँ तो कहाँ ज्यादा प्लस आई जा रहा है? पर ये स्टेबल ज्यादा है। सिस और ट्रांस में, सिस और ट्रांस में ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, पर पर इन तीनों स्ट्रक्चर में ये ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला। फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद कौन सा स्टेबल है? ट्रांस है, फिर उसके बाद कौन सा है? एक्सेप्शन नहीं है। पहले तो रूल लिखो फिर बता रही हूँ। रूल लिखो। क्या लिखे? क्या लिखेंगे? इफ अल्फा हाइड्रोजन, if number of alpha hydrogen more, if number of alpha hydrogen more on same carbon, या इसी को आप लिख सकते हो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी वहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब है इसमें वही एक कार्बन पे क्या हो गया, एक कार्बन पे जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन थे, इस पे अल्फा पे दो कार्बन लग गए ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले पे क्या हुआ, सेम पे दो कार्बन नहीं लगे, दो कार्बन पे दो कार्बन लगे। अगर सेम पे ही ज्यादा कार्बन लग गए अल्फा कार्बन, तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं वो क्या करते हैं? माइनस आई ग्रुप की तरह काम करते हैं। जैसे मान लो कहीं पे ये है CH2 डबल बॉन्ड C, तो ये ग्रुप कहीं पे लगा हुआ है तो कैसे काम करता है? ये माइनस आई ग्रुप की तरह काम करता है। कहीं पे अगर CH3 लगा हुआ है तो वो कैसे काम करेगा? प्लस आई ग्रुप की तरह। कहीं पे अगर CH3 CH2 लगा हुआ है तो वो कैसे काम करेगा? प्लस आई ग्रुप की तरह। क्या काम कर रहा है? हाँ, अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर को सोचो तो यहाँ पे आपका क्या था? इस जगह पे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज आ रहा था, इस जगह पे आ रहा था ना नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर तुम बना रहे थे तो नेगेटिव चार्ज तुम्हारा कहाँ पे आ रहा था? यहाँ पे डेवलप हो रहा था। यहाँ पे क्या था? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या था? CH2, यहाँ डबल बॉन्ड आया था, है ना? और एक क्या था? CH3, और एक H प्लस यहाँ पे क्या था? पेरीफेरी में। ये स्ट्रक्चर बना था। सेकेंड वाले में क्या बनेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकेंड वाला क्या था हमारा? एक तरफ से बना दो कहीं पे भी। सेकेंड वाला ये था, तो सेकेंड वाले में इससे अगर हटा दोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH और CH2, CH2 के बाद क्या बनेगा? CH, फिर क्या बनेगा आपका? ये CH2 में कन्वर्ट हो गया, ये CH है ही, और आपका यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड, और फिर CH CH3।
ये बन रहा है ना, माइनस चार्ज किस पे आ रहा था, ये वाले CH पे, है ना, ठीक बना है ना। और यहाँ पे एक H प्लस फ्री कर देते हैं। तीसरा जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगी, क्या होगा, थर्ड वाला, थर्ड स्ट्रक्चर में कोई भी एक ले लो, इस पे बना दो तो फिर वही सेम चीज बनेगी, CH तो थर्ड की तो बात ही नहीं है, इन दोनों को ही कंपेयर करते हैं। थर्ड और सेकंड में तो हो गया ना, फर्स्ट और सेकंड में देख लो या फर्स्ट और थर्ड में देख लो तो पता लग जाए कि क्या चीज है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका H प्लस है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज के साथ वहां पे देखो उस तरफ से मिथाइल लगा हुआ, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, यहाँ पे एक तरफ तो CH2, एक ये पूरा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है निगेटिव चार्ज के ऊपर, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये ग्रुप तो है ही है, इसके साथ कौन लगा है यहाँ पे, CH3, ठीक है। CH3, ये जो डबल बॉन्ड वाले ग्रुप होते हैं ये माइनस आई क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, माइनस आई। तो अगर ये ग्रुप माइनस आई क्रिएट कर रहा है तो माइनस आई का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम करेगा, कम करने का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी को, चार्ज कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। चार्ज अगर कोई ऐसा फैक्टर लगा है जो चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़नी चाहिए, है ना। सेकंड वाले में देखो, ये CH2 और CH, ये माइनस आई तो लगे हुए हैं, ये माइनस आई की तरह काम करते हैं, ये तो लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक प्लस आई भी लगा हुआ है, एक एडिशनल फैक्टर यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आई का आ गया। अगर एडिशनल फैक्टर प्लस आई का काम कर रहा है तो ये जो प्लस आई वाला एडिशनल फैक्टर है ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजेगा, तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को डाउन कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को और भेजेगा। अब चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी अपने आप क्या होगी, डाउन होगी। अगर रूल की तरह याद रखना है तो रूल कैसे याद रखो कि अगर एक ही कार्बन पे ज्यादा अल्फा कार्बन अटैच हैं तो ज्यादा, एक ही कार्बन पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे तो वो वाले की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। और अगर सिस ट्रांस देखना है तो ट्रांस की ज्यादा होगी। कोई आया हुआ क्वेश्चन कर लो। एक फॉर्मूला लिखो, CCl3 CH माइनस। अगर इसमें हाइपर कंजुगेशन दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं, सोचो जरा। मैं बस ओपन करके स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये माइनस चार्ज वाली स्पीसीज है ना, कार्बन आयन दिख रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन आयन। बताया था ना कार्बन आयन में होता नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पे आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। इसमें अपोजिट जाएगा, अपोजिट कैसे जाएगा देखो, हाँ अपोजिट चलेगा, इसको माइनस हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ये Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा अपनी तरफ, ये लेगा तो यहाँ पे क्या कमी क्रिएट होगी, तो कमी क्रिएट होगी तो ये कहाँ होंगे, ये यहाँ पे उतर आएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या बनेगा, Cl, यहाँ पे Cl, ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल गए तो क्या बन जाएगा,
तीन बन सकते हैं। सी एच दिया था, सी एच माइनस। क्या स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं लग रहा है इस पे? एक दो तीन, हाँ एक हाइड्रोजन कम है, एक दो तीन। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ऐसे लग जाएगा तो बस। कार्बन आयन में इन जनरली देखा नहीं जाता है ना। तो कितने बनेंगे? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लो, दो चार, दो तीन कर लो। क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन। बेंजीन रिंग बनाओ, चार बेंजीन रिंग बना दो अगल बगल, चार कंपाउंड बनाने हैं। ऊपर की तरफ सब पे CH2+ लगा दो। हम्म हम्म चार बेंजीन रिंग बना के ऊपर की तरफ सब पे CH2+ लगा दो, नीचे की तरफ एक में लगाओ CH3। हाँ, एक में लगा दो CH2। हम्म एक में लगा दो CH। एक में तीन लगा दो। बताने हैं कि किसमें कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कार्बोकेटायन है, हाँ। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बता दो या स्टेबिलिटी बता दो, बात एक ही है। जिसमें ज्यादा बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। सबके, हाँ भाई। फिर क्यों दो का पूछना होता तो दो का ही बताते स्ट्रक्चर। तुम्हारे सवालों में बिल्कुल ध्यान नहीं है। सोने करो, ट्राई करो, सोचो। कहाँ? नीचे अल्फा कार्बन है। क्या? कौन? अल्फा कहाँ है? हम्म, तो सब में जीरो होगा। रेजोनेंस होगा भाई, बेंजीन रिंग है मतलब रेजोनेंस है। क्या हो सकता है, सोचो आराम से।
अब पॉजिटिव चार्ज तो ऊपर दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से अगर अल्फा कार्बन सोचोगे तो पहला कार्बन है उस कार्बन पे। अच्छा सारे बेंजीन है, हाँ सारे बेंजीन है, उस पे कोई है नहीं, तो कैसे सोच सकते हैं इसमें हो रहा है। हम्म, तब देखेंगे, तब बता दो। अगर रेजोनेंस हो जाए इसमें अंदर स्ट्रक्चर में तो कैसे बनेगा। BACD, आपका ए भी ए में सबसे ज्यादा कि सबसे कम, कैसे। कहाँ रिपल्शन, किसमें रिपल्शन। हाइपर कंजुगेशन से सोचना है। हाँ नहीं, अगर आपका रेजोनेंस के थ्रू पॉजिटिव चार्ज नीचे आ जाए तो नहीं बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, ये पॉजिटिव चार्ज है तुम्हारा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, फिर सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो रेजोनेंस हो नहीं सकता है। रेजोनेंस होगा तो किस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। किस पे आएगा। 1 2 3 1 2 3 करो ना। कॉपी नहीं है इनके पास। ऑर्थो पे आ जाएगा, तो ऑर्थो पे अगर पॉजिटिव आ गया तो उससे क्या फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, इस पे आ जाएगा, आ जाएगा। तो जब इस पे आएगा तब ये बनेगा क्या, उस केस में ये क्या बनेगा, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस केस में ये क्या बनेगा, अल्फा बन जाएगा तब। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला अल्फा बन जाएगा, और इस केस में ये वाला अल्फा बन जाएगा जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तब ये अल्फा बन जाएगा। और फिर यहाँ पॉजिटिव तो ये अल्फा और ये अल्फा, इस पे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन दिखेगा नहीं, है ना, तो इस पे तो नो अल्फा एच, और इस पे क्या होगा, अल्फा एच 1 हो जाएंगे, इस पे अल्फा एच कितने हो जाएंगे 2, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, और इस पे कितने हैं? तो आप लोगों ने क्या बताया था, ए बी, अरे अरे ठीक है। केमिस्ट्री में तो तुम लोग खूब मेथड लगा रहे हो, कहीं रिपल्शन लगा दे रहे हो, कहीं कुछ लगा दे रहे हो। एक लाइन और लिख लो, एक रूल लिख लो, रूल। बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्कीन का केस है स्टार बना के लिख लो, बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ किसकी बोली जा रही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज directly proportional to number of hyperconjugating structure। जितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर किसी एल्कीन में ज्यादा बनेंगे उतना डबल बॉन्ड की जो लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ होगी, वो क्या होगी,
ज्यादा होगी। सवाल कर डालो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बॉन्ड लेंथ को A बोल दिया गया है। दूसरा दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस बॉन्ड लेंथ को बोल दिया गया है B। और तीसरा है, इस बॉन्ड लेंथ को बोल दिया गया है C। तीनों में रिलेशन बताना है, कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। ABC क्या है? ABC क्या है? बॉन्ड लेंथ है। तो जहां हाइपर कंजुगेशन ज्यादा वहां पे बॉन्ड लेंथ बड़ी। तो बता दो, ए में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ये बॉन्ड है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। 3 ये, स्वानी बोर्ड पे देखो, 3 ये 3 ये। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कोई दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा है। ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इसके एडजेसेंट में कोई कार्बन है ही नहीं, तो नो अल्फा H। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? ये अपना मेन डबल बॉन्ड और इसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए में सबसे ज्यादा बनेगा, बी में उससे कम, और सी में सब मतलब थर्ड वाले में सबसे कम। तो जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम उसमें बॉन्ड लेंथ छोटी। ठीक है, कभी कभी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से भी क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन लगभग खत्म है। एक पॉइंट और लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब एल्कीन के ऊपर अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो हीट कितनी निकलेगी? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन is inversely proportional to stability of alkene. Heat of hydrogenation of alkene। अच्छा, ये जो पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा में अलग अलग से कराते हैं ना मेंस में, तो कभी कभी पर एडवांस में क्वेश्चन इससे बनते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और इसको आप ये भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, है ना? जिसमें जितना हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? कम होगा। मतलब हाइड्रोजन अगर उस पर ऐड कराओगे, जितनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन उस पे हाइड्रोजन ऐड कराने पे उतना कम हीट निकलेगा। हीट निकलती है हाइड्रोजनेशन में। ठीक है, आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। चलिए हेमांग, बाय बाय।